सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ਤੁਹਾਡਾ मैं अपना दोस्त ते होस्ट सतविंदर टीनू अज दा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। हर हफ्ते की तरह पोलीटिकल इशूज फॉर इंडिया, जेडे इंडिया दे विच पोलीटिकल आपां चर्चा करते हैं। हर हफ्ते की तरह असी हमेशा तो साडा ये रहिंदा है कि जेडे भखमे मसले है, जेडे गल्लां बातां है, वो अगे थोड़े लैके आइए। इसे कड़ी के तहत अज इस हफ्ते दे असी जो प्रोग्राम है, मैं पहले थोड़े तो माफी चाहना कि अपन हिंदी च करना पड़ेगा। जो कि साडे गेस्ट ने वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश तो ने भीम आर्मी दे चीफ चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने समाज ने नाम दिता रावण भी नाम दिता। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है टीवी एशिया पे। जी आभार। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सर, आज मैं आपको बताऊं कि जो ये प्रोग्राम है अराउंड 102 कंट्रीज में देखा जाएगा। तो जी। हमने जो पोस्टर रिलीज किया था उसके हवाले से हमारे पास क्वेश्चन भी बहुत आए हैं। और ठीक है। तो हमारे दर्शकों को पहले कुछ अपने बारे में बताएं कि एक स्कूल के प्रिंसिपल का लड़का, किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो इस मुकाम पे पहुंचेगा। आज वो यहाँ पे कैसे? देखिए, दो चीजें मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ जी। पहली बात तो मैं चीफ वीफ नहीं, ये जी हमने पहले भी जो चीफ बनाया ना, फिर वो चीफ जो है अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि वो समाज से फिर समाज से बात करने का, उनके सुनने का, उनकी उनके मुद्दों पर बात करने का उस चीफ के पास समय नहीं होता है। तो मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, हम एक यूनिट चलाते हैं, मैं भी उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पहले भीम आर्मी का सामाजिक काम करता था, अब हमारी यूनिट में मुझे आजाद समाज पार्टी का काम करने की जिम्मेदारी लगाई। तो क्योंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, तो लोकतंत्र में ये चीफ वीफ नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर तो कहते हैं व्यक्ति पूजा जो है मिशन को विनाश की तरफ ले जाती। जी। तो व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, हम सबका हित जो है वो समाज के लिए सर्वोपरि रहना चाहिए, अपने महापुरुषों के आंदोलन के प्रति सर्वोपरि रहना चाहिए। जी। अब आपने व्यक्तिगत मेरी बात कही, तो मैं अपने लिए बता दूं कि आपने कहा कि एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा। जी। तो वो हेडमास्टर का बेटा जो आज इतने बड़े मुकाम पे, तो मैं आज भी वही हूँ, उन्हीं में से एक हूँ जो आज भी जो है तमाम तरह की परेशानियों के लिए लड़ रहे हैं और अपने अधिकार चाहते हैं। और मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, मानव काशीराम साहब को मानता हूँ। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, उनके पिताजी सूबेदार थे सेना में। तो अपने महापुरुषों को के इतिहास को पढ़ने के बाद जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, मानव काशीराम साहब को पढ़ता हूँ, बाबू मंगू राम सिंह मंगवालिया को पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ और जो महापुरुष हैं गुरु गोविंद सिंह जी को लेके, सतगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान वाल्मीकि महाराज को, गुरु नानक देव को, संत कबीर जी को, जब मैं इनको पढ़ता हूँ तो मुझे पता लगता है कि देखिए, अपने लिए जीना बहुत आसान है, लेकिन सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और परिवर्तन के लिए जीना बड़ा कठिन है। तो मैं उस दौर में हूँ जो संघर्ष का दौर है, और मैं समझता हूँ कि अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चल के, मुझसे कहेंगे तो नट द सेल काशीराम साहब कहते थे एक लाइन में। मैं समझता हूँ कि 15 बनाम 85 की जो मूवमेंट माननीय काशीराम साहब ने खड़ी की थी, जिसमें 12 साल पे हम देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बने थे और हमने बड़े बड़े दलों को जो है धूल चटा दी थी, उसी सिद्धांत को लेके मैं आगे बढ़ा हूं और हम लोग कामयाब हो रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा साहब का और माननीय काशीराम साहब का त्याग बलिदान आंखों में, दिल में, दिमाग में परमानेंट रहता है। उनका जो सपना था वो भी रहता है कि हमें देश का शासक बनना है, वो पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करने के लिए मैदान में हूँ और कोशिश करूंगा अपने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक, जब तक लहू का कतरा, एक कतरा मेरे शरीर में रहेगा, सांसें चलती रहेंगी, तो इस आंदोलन को पूरी ईमानदारी से, त्याग की भावना से, जो पूरी मूवमेंट में गलतियां है उनको ध्यान में रखते, उन गलतियों को ना दोहराते हुए आगे बढ़ता रहूंगा, काम करता रहूंगा। आपने बात की 15% और 85% की। जी। आपने इनमें 85% की बात की। आप उनमें 85% में किन लोगों को लेते हैं? मैं किसी को नहीं लेता।
मैं तो मान्यवर काशीराम साहब ने जो हमें दिया, उन्होंने कहा SC ST OBC माइनॉरिटी, यानी कि दलित, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियां, बैकवर्ड की सभी जातियां, OBC जिनको कहते हैं, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों के सब लोग, और फिर माइनॉरिटी जिसमें मुस्लिम हैं, जिसमें सिख हैं, जिसमें क्रिश्चियन हैं, जिसमें बौद्ध हैं, जिसमें जैन हैं, जिसमें पारसी हैं, वो तमाम लोग जो वंचित हैं, जिनको मौका नहीं मिला, जिनको कोई पूछता नहीं। काशीराम साहब तो कहते थे मैं उन लोगों को नेता बनाने निकला हूं जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके हाथ का छुआ पानी आज भी भारत में लोग नहीं पीते हैं, जी। मैं उनको नेता बनाने के लिए निकला हूं। मैं ये भी समझता हूं कि जिनके हाथ का दिया हुआ पानी लोग नहीं पीते, उनके अधिकार उनको कैसे देंगे। तो ये तो बाबा साहब के द्वारा लिखे भारतीय संविधान में कुछ अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का प्रयोग जारी है। उन अधिकारों के बदौलत आज मेरे तन पे ये शर्ट है और मैं आपसे विदेश में बैठे आप भाई से बात कर रहा हूं और दुनिया के लोग हमें सुनेंगे। और इस सिद्धांत को भी समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और इस देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो भारतीय संविधान में मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकलों को लागू कराओ। और उनको लागू कराने के लिए सत्ता में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता ही तो कानून बनाती है। भारत के 136 करोड़ के लगभग की आबादी के सारे लोग, अगर इनमें से 542 MP सदन के हटा दिए जाएं, सांसद हटा दिए जाएं, तो ये सारे लोग मिलकर आबादी के लोग एक कानून नहीं बना सकते हैं। और वो 542 लोग जो सदन में बैठे हैं वो पूरे देश के लिए कानून बना सकते हैं। तो कानून बनाने की ताकत हमारे हाथ में है, तभी तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा पाएंगे। सड़क से तो संविधान नहीं लागू होता, वो संसद से, विधायिका से होता है, वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप कानून के विद्यार्थी रहे हैं, आप एक जी लॉयर। जी तो जैसे एक सवाल आता है कि आपने संविधान की बात की, जी। तो आज की जो मौजूदा सरकार है वो तो कह रही कि हम 2024 में संविधान ही खत्म कर देंगे, संविधान ही बदल देंगे। सब तो गलत क्या कह रहे हैं। तो उसके लिए उसको आप कैसे बचा सकते हैं? हाँ, बंचेस ऑफ थॉट, गोवलकर साहब की जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा है, वो आज भी RSS के लोगों ने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा अपनी संगठन का, क्योंकि वो भारतीय संविधान को मानते नहीं है। कल ही अभी पंजाब में किसी संत ने जाकर को महामंडलेश्वर जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई नई संसद के साथ, नए संविधान के साथ प्रवेश हो, आरक्षण और तमाम तरह के जो संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान ने दिए उन पे उन्होंने तीखी टिप्पणियां की। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है जो उनका मैनिफेस्टो है, जो उनके सिद्धांत है। वो चाहे जनसंघ के दौर पे 2 सीट पे रहे या विपक्ष में रहे, उन्होंने कभी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। इसलिए आज वो अपने सिद्धांतों के बदौलत जो है वो आज सत्ता में स्थापित है। और हम लोग जो हैं उन्हीं सिद्धांतों को, जो माननीय काशीराम साहब सिद्धांत है जिसमें 12 साल में हम राष्ट्रीय पार्टी बनी, तो उनको दोबारा जिंदा कर रहे हैं। और बाकी लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष की अहम भूमिका होती है। जब मैंने देख लिया कि कोई नेता इस पे बात नहीं करना चाहता, महामंडलेश्वर ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, उन्होंने तो कहा कि हमारी मोदी जी से बात हुई थी, आरक्षण हटाएंगे, अभी तक नहीं हटाया। हमारी संविधान को लेकर बात हुई थी, यानी कि बीजेपी और उनके उनके जो सहायता वाले दल हैं उनमें एक आपस में कोऑर्डिनेशन है, वो एक दूसरे को के मुद्दों पे चर्चा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोग विपक्ष की भूमिका में आगे तो आ चुके हैं, क्योंकि जनता ने हमें समर्थन दिया है और हमने संगठन पार्टी बना ली है, तो हमारा कैडर भी तैयार हो गया है। तो सरकार, माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ता तानाशाह हो जाती है। तो उन्होंने कहा जब आप सदन में, विधानसभा में बहुमत में ना हो, लोकसभा में बहुमत में ना, तो सड़कों में बहुमत में रहना। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला 20 मार्च को कि SC/ST एक्ट जो है इसको खत्म किया जाए, कमजोर किया जाए। 2 अप्रैल को भारत में रहने वाले दलितों ने अपनी प्राणों का बलिदान देके अपने अधिकार को सुरक्षित किया। सरकार को भी झुकना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ा। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ सरों की कीमत होती है, तलवारों की नहीं। हम लाठी डंडों से नहीं लड़ रहे हैं, हम तो उस समाज को तैयार कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज को, जिसको संविधान से अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो पूरे देशवासियों को है, लेकिन जिनके जीवन में बदलाव हुआ है, जो पहले जिनका जीवन जो है संविधान से पहले जानवरों का जीवन था, अब वो मनुष्यों का जीवन जी रहे हैं, सुख सुविधाएं ले रहे हैं। मैं तो उनको तैयार करने के लिए साइकिल यात्रा निकाल रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश के बाद 2024 तक तो पूरे देश का कोना कोना घूम जाऊंगा। मान्यवर काशीराम साहब ने 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करी थी,
उसके बाद तो देश छोटा ही हुआ है, बड़ा नहीं है। तो मैं भी प्रयास करूंगा कि पूरे देश के सभी जनपदों में जाके अपनी बात रख के लोगों को तैयार करूं और बताऊं कि बीजेपी को कैसे रोकना है। अभी मुझे एक सवाल आया है, तो जी। उन्होंने लिखा है कि जो ओबीसी है वो दलित समाज के साथ नहीं आ रहा। वो जो वोट है 33% है, 33% पे वो आप पे सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जो बहुजन की वोट को बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैं अगर इल्जाम वालों की परवाह करूंगा तो काम कौन करेगा मेरे हिस्से का? जी मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि 15% अपर कास्ट के लोगों की मैं आपको पार्टियां गिनवा देता हूं। ठीक है, जी उनकी पहली पार्टी है कांग्रेस, जी उनकी दूसरी पार्टी है बीजेपी, उनकी तीसरी पार्टी है लेफ्ट, अब उनकी चौथी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिनकी लीडरशिप उनके पास है। उसके अलावा भी कई अन्य पार्टी है जिनकी लीडरशिप उनके पास है। जी वो 15% वो हमारी जी जी 20% की वोट है, 52% ओबीसी की वोट है, 18% के लगभग जो है वो माइनॉरिटी की वोट है। और हम चिंता कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। जब दलित बहनों की अस्मतें लूटी जाएंगी, उनके कपड़े फाड़ दे जाएंगे, उनके घर जलाए जाएंगे, जब उनको जो है, मैं नहीं कहना चाहता सरेआम, उनके तन के कपड़े छीन के उनको घुमाया जाएगा, जब उनकी हत्याएं होंगी, जब उनकी जमीन छीन ली जाएगी, तब कोई नेता नहीं जाएगा, तब कोई नेता बात नहीं करेगा। मैं बांट रहा हूं तो जी उसमें वोट वोट चाहिए। इनके मुद्दों पे कौन बात करेगा? जब आरक्षण छिनेगा, सुप्रीम कोर्ट से इनके खिलाफ फैसले आएंगे, 13 पॉइंट रोस्टर का फैसला आएगा। 2 अप्रैल का आंदोलन एससी एक्ट पे जो हुआ, उसमें सारे राजनीतिक दलों ने कह दिया हमारा कोई संबंध नहीं है। जब दलित मरेगा, जलाया जाएगा, सताया जाएगा, उसको उसको अपमानित किया जाएगा, तब कोई नहीं आएगा, तब भीम आर्मी आएगी। जब वोटों की बारी आएंगे तो ठेकेदार आ जाएंगे। तो अब मैंने विकल्प दिया है समाज को। और जी देखिए, पहली बार में ही हमें जनता ने समर्थन दिया है। और ये जी क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव था, ये ग्रामीण चुनाव था, तो गांव की वो जनता जिनके पास नेता चुनाव में जाते हैं, जब हमने अपनी बात जाके रखी तो उन्होंने हमें मत दिया। मत जी देने का मतलब ये है कि उन्होंने हम पे विश्वास जाहिर किया, उस विश्वास को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए मैंने अब विकल्प दे दिया कि जो अच्छा काम करे। देखिए, अगर आपके पास 2 फोन है, आपको चूज करना हो कि आपको अच्छा फोन रखना, ये वाला फोन रखना, ये वाला, ये पहले वाला है दूसरे वाला, तो जिसमें ज्यादा क्वालिटी होगी आप उसको तो रखोगे, या जिसमें कम बिल्कुल क्वालिटी होगी उसको। तो अब मैंने विकल्प दिया, अगर भी आजाद समाज पार्टी अच्छा काम करती है, जनहित के मुद्दों पे खड़ी रहती है, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, सिखों की, बौद्धों की, किसानों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ती है, तो जनता उसको समर्थन करे। और अगर कोई और करता है तो उसको समर्थन करे। जी तो ये जो है ना, ये अपनी जिम्मेदारी से भागना होता है। 2012 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 2014 में नहीं थी, 2017 में नहीं थी, 2019 में नहीं थी, तब किसने बांट दिया? तब क्यों नहीं सरकार बना पाए आप? यानी कि तब आपका जो है ना, तब आपकी जो रणनीति थी वो बीजेपी से कमजोर थी। अब आपने जिला पंचायत अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, अभी होने वाला 3 तारीख को, 3 दिन जी बाद। जिस दिन नॉमिनेशन की डेट खत्म हुई, कि नॉमिनेशन खत्म हो गया, कि आज तक नॉमिनेशन, अगले दिन हमारी जिस पार्टी में हमने पहले खून पसीना दिया और लाखों लोगों ने, उनकी राष्ट्रीय नेता ने कहा कि हम तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर वो 2 दिन पहले घोषणा कर देती तो कोई और प्रत्याशी खड़ा होता किसी और पार्टी से, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी। तो जिन लोगों के उनकी पार्टी नॉमिनेशन थे, उन्होंने नॉमिनेशन वापसी होगी उनके, बीजेपी निर्विरोध जीत गई। तो जिनका सेनापति मैदान छोड़ के चला जाए, या अपने कार्यकर्ताओं के, सरकार की तानाशाही के सामने कार्यकर्ताओं के पीछे चट्टान की तरह खड़े होने के बजाय कह दे कि भाई छोड़ दो, चुनाव ही खत्म कर दो, तो 2022 में भी तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के रहते ही चुनाव होगा। क्योंकि जब जब रिजल्ट आएगा, अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आया तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे। यही तो जी प्रक्रिया है ना। तो मुख्यमंत्री जी तो योगी रहेंगे चुनाव तक, और उसके बाद सेंटर में बीजेपी की सरकार है, जुडिशरी में उनका हस्तक्षेप है, मीडिया उनका है पूर्ण रूप से, और एडमिनिस्ट्रेशन में सारा उनका दबाव रहेगा। तो तब भी तानाशाही होगी, तब भी आप चुनाव छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ना उपाय नहीं है। मैं तो काशीराम साहब को मानने वाला हूं, उनका चेला हूं, असली चेला हूं। तो उन्होंने कहा बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी रखनी। मैंने तो परसों ही कहा टीवी चैनल के माध्यम से कि अगर दम हो
भारतीय जनता पार्टी के लोगों में तो आजाद समाज पार्टी के मेंबर को उठा के दिखाए। हाँ, लाठियां आप मार सकते हो, मुकदमा कर सकते हो, जेल भेज सकते हो, इससे नहीं डरते, क्योंकि ये तो हमारा सैद्धांतिक काम है। काशीराम साहब कहते हैं सत्ता संघर्ष से प्राप्त होती है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होता वो कभी जो है शासक जमात नहीं बन सकती। तो मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं अपने काम से साबित करूंगा, बोलने से नहीं भाई, मैं अपने काम साबित करूंगा। मैं का मतलब है हमारी यूनिट, आजाद समाज पार्टी एक परिवार है, मैं उसका अभी उसका एक कार्यकर्ता हूँ। प्रवक्ता जैसे होता है ना, छोटा बड़ा कार्यकर्ता, जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा सम्मान मिलता है, मैं उसी भूमिका में हूँ। तो भीम आर्मी हमारी यूनिट है, हम जी सब लोग एक लोग हैं, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और इसलिए मैंने साइकिल यात्रा शुरू की है। मैं उसके बारे में भी आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। अभी आप कोई और सवाल हो तो रखिए। जी। जैसे 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं, जी यूपी में, पंजाब में 100 जगह इलेक्शंस हैं, जी। तो अभी आपकी क्या तैयारी है? आप किसी गठबंधन में जा रहे हैं, जहां अकेले चुनाव लड़ेंगे, या क्या क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, रणनीति तो ये है कि जब चुनाव आएगा उससे पहले जो कुछ रणनीति है वो सार्वजनिक की जाए। जी राजनीति में जो अपने पत्ते पहले खोल देता है वो उसको तो विपक्षी दल वैसे ही दबा लेते हैं या सरकार के लोग उसके खिलाफ कुछ कर देते हैं। तो जब चुनाव आएगा मैं अपनी रणनीति जो है, अपने हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग, उनके वो जो नीति तैयार करके देंगे उसको मैं सब लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन अभी मैंने साइकिल यात्रा का प्रोग्राम बनाया कि हम साइकिल यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकालेंगे। जी और ये काशीराम साहब से मैंने ये सीख ली। काशीराम साहब ने अपनी एक स्पीच में कहा, जो उन्होंने पंजाब में दी थी, उन्होंने जी कहा जब मैं रैली स्थल पे आ रहा था तो एक कार्यकर्ता साइकिल पे, पीछे उसकी घरवाली बैठी थी और आगे उसका 2 साल का बच्चा, उसको लेके 30 किलोमीटर दूर से पैदल साइकिल चलाता हुआ आ रहा। उन्होंने कहा ये जो कार्यकर्ता यानी बिकेगा नहीं, ना झुकेगा, ना इसे कोई भी आदमी तोड़ पाएगा। तो जी ऐसे ना बिकने वाले कार्यकर्ता तैयार करने हैं। मैंने इस बात को समझा और फिर हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि सस्ते संसाधन पे हमें आम आदमी तक अपनी बात पहुंचानी। जो बीजेपी ने भाईचारा तोड़ा वो भाईचारा बनाना। बीजेपी की सारी रणनीति का इलाज है मात्र काशीराम। वो जो बंटवारे की राजनीति करती है मान्यवर काशीराम साहब, उसको तोड़ देते हैं, भाईचारा स्थापित कर देते हैं बहुजन समाज में, और कैडराइज भाईचारा जो गुमराह ना हो। तो मैंने इसलिए इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझा कि जो भाजपा ने भाईचारा तोड़ा उसको हम लोग बनाएंगे जाके। हम लोग जो है युवाओं को समझाएंगे कि बेरोजगारी के स्तर कहाँ पहुंच गई, सरकार ने क्या दिया है। हम लोग गरीबों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे लोकतंत्र में, जी राज व्यवस्था में। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने जब पहली कैबिनेट उनकी बनी थी, सरकार बनी मुलायम सिंह यादव के साथ, उसमें है कई मंत्री तो ऐसे थे जिनके पैरों में चप्पल भी अलग अलग रंग की थी, उनके कुर्ते भी फटे हुए थे। जी काशीराम साहब हंस के कहा करते थे कि जब ये लोग विधानसभा में जाएंगे मंत्री बन के और इनको दूसरे लोग देखेंगे तो ये अलग ही दिखाई देंगे। जब ये लाल बत्ती गाड़ी में जाएंगे तो इनके समाज में बल आएगा। तो युवाओं को मिशन मूवमेंट के लिए तैयार करने के लिए साइकिल यात्रा, जो हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन का बजट कम किया जा रहा है, एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। एजुकेशन खत्म हो जाएगी तो हम लोग वहीं चले जाएंगे जहां हम संविधान से पहले थे। ना पढ़ पाएंगे, ना जानकार रखेंगे, ना तार्किक होंगे, ना सवाल करेंगे। प्रमोशन में रिजर्वेशन, अधिकारी कर्मचारी शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के, शेड्यूल ट्राइब के उत्तर प्रदेश में इस तरह से उनको डाला गया कि वो किसी काम के नहीं है बेचारे, अपने किसी तरह से अपनी नौकरी पूरी कर रहे हैं। उनका सामाजिक अपमान होता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको पोस्टिंग नहीं दी जाती, वो किसी तरह से अपने समय को काट रहे हैं। गरीबों के सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति, जी भूमिहीन जो व्यक्ति है उसको जमीन मिले, और ये तभी होगा जब हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। नौजवानों के लिए बैकलॉग की जो भर्ती है उसमें आरक्षण का पालन हो, वो जी बैकलॉग भरा जाए, नौजवानों को रोजगार मिले। जो भर्तियों में घोटाले हुए हैं जिन लोगों ने किए हैं उन लोगों पे जो है सख्त कार्रवाई हो। महिलाओं की सुरक्षा पे और उनके सशक्तिकरण पे काम हो। आज तो ये जो अत्याचार होता है, अगर ये किसी भी सरकार में होता है तो सरकार क्या फायदा है जो महिला को सुरक्षित नहीं रख सकती। तो हम तो महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया, तो इस पे काम कर रहे हैं।
आम आदमी सुरक्षित नहीं है। देखिए भगत सिंह कहा करते थे जी कि लोग ऐसा राज नहीं होना चाहिए जिसमें कोई इतना अमीर हो जाए कि किसी भी को खरीद ले, और कोई इतना गरीब हो जाए कि वो रोटी के लिए अपने आप को बेच दे। आज तो ऐसी हालात है, 10% पूंजीपति 90% गरीबों के मालिक बने हुए हैं। किसान 6 महीने से आंदोलन में है, किसानों की बात को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे। मजदूर आंदोलन पे है, सरकार टस से मस नहीं हो रही, 500 ज्यादा लोग की जान चली गई है। सफाई कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी, और जिस तरह सीवर में उनकी जान जाती है उनको भी समझाने का काम करेंगे। SC ST OBC के लिए जातिगत जनगणना, जिससे जी कि उनके, क्योंकि 1931 के बाद अभी हम ये चाहते हैं जनगणना होती तो है लेकिन ओबीसी की नहीं होती। ओबीसी के साथ SC ST की भी हो, हमारी संख्या का पता लगे। जब हमारी संख्या सुनिश्चित हो जाएगी तभी तो सरकारें हमारे लिए कुछ प्रावधान नीतियां बनाएंगी हमारी आबादी के हिसाब से। तो अभी तो जनसंख्या ही नहीं पता है, और क्राइम बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। अब जी उत्तर प्रदेश में रोज हत्या होती है। अभी आगरा में एक व्यवसायी के बेटे को उठा लिया, उसकी हत्या कर दी जो है। लोनी में एक व्यापारी के परिवार के 4 लोगों को मार दिया, मेरठ में मार दिया। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, इनको लेके जब हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि पहले तेल मिलता था 60 रुपए सरसों का, अब मिल रहा है 200 रुपए। पहले पेट्रोल मिलता था 60-65 रुपए, अब मिल रहा है 100 रुपए। डीजल मिलता था जी 45-50 रुपए, अब मिल रहा है बिल्कुल 100 के करीब है। तो ये सारी बातें, प्रति व्यक्ति आय तो घटी है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। तो गरीब जो पीस रहा है उस गरीब को समझाने का काम करेंगे कि वो एक दिन के लिए वोट का प्रयोग ना करें। आने वाले 5 साल के लिए वो कैसा भविष्य चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, रोजगार, एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य। कोरोना में लाखों लोग मरे, सरकारों ने अगर अच्छी तैयारी की होती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। जी तो हम लोग वो सारे मुद्दे लेके जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे और जनता को तैयार करेंगे। वोट जो है वो ना बेचे, ना वो वोट को खराब करे, ना ही किसी झूठे व्यक्ति को दे। आजाद समाज पार्टी के लोगों को वोट करें, और ये आजाद समाज पार्टी के नौजवान लोग, जिम्मेदार लोग, कैडराइज लोग, मिशनरी लोग आपके वोट को ससम्मान स्वीकार करके विधानसभा में आपकी बात को उठाएंगे और आपके मुद्दों को हल कराने का काम करेंगे। और काशीराम साहब ने कहा वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। वोट जो है कि ना तो बेचा जाता, ना किसी को जो है वोट को फेंका जाता। वोट तो ससम्मान जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपा जाता है। तो जी इन सब मुद्दों को लेकर जाएंगे, जनता को तैयार करेंगे, और फिर वही जनता तो वोट देती है, वो जनता फैसला करेगी। बिल्कुल। जी जी देखिए तो जी 15% लोगों की इतनी पार्टियां और 85% बहुजन की इतनी कम पार्टियां, वो भी राष्ट्रीय लेवल की भी जो है, बस वो उनके पे भी खतरा मंडरा रहा है। अब अपना काम करने की बजाय परिवर्तन प्रकृति का नियम, जी ठीक है ना। आज समाज के लोग चाहते हैं उनके मुद्दों बात हो, जब उन पर शोषण हो उनकी लड़ाई लड़ी जाए, और वो ऐसे लोग चाहते हैं। तो मैं भी उसी कड़ी में कार्य करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। पंजाब में जो इलेक्शन है जी। तो उसमें आप कितनी सीट्स पे इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने ये पंजाब की यूनिट के ऊपर छोड़ा है। मैं दिल्ली से फैसले नहीं भेजता कि मैं इससे गठबंधन कर रहा हूँ, उससे गठबंधन कर रहा हूँ। जब कार्यकर्ताओं का मनोबल ही टूट जाएगा, उनके जी इच्छा अनुसार फैसले नहीं होंगे, उनसे बात नहीं होगी, उनके जी बातचीत करके, उनसे सहमति लेके, उनसे चर्चा करके जब तक निर्णय नहीं होंगे तो निर्णय कोई धरातल पे फायदा नहीं होता है। इसलिए मैंने वहां की यूनिट को कहा है कि आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। और जो भी आप फैसला लेंगे वो कोर कमेटी के लोग साथ डिस्कस कर लीजिए। सामूहिक निर्णय होंगे, लोकतांत्रिक पार्टी है, और जो पंजाब यूनिट कहेगी उस पर काम किया जाएगा। बेसिकली मेरी तो ड्यूटी जहां रहेगी मैं चला जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि मैं पंजाब मौका मिले काम करने का, मैं जाता भी रहता हूँ। देखिए मैं आपको एक बहुत करीबी बात बताता हूँ, जी 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 मेरे दिल से जुड़ी हुई बात। मैं जब हम्म मान्यवर काशीराम साहब को स्टडी कर रहा था तो मैंने मान्यवर काशीराम साहब की एक बात सुनी, पढ़ी, जिसमें मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं कि 2 लोग मुझे रात को सोने नहीं देते, मुझे तोड़ते हैं, मुझे मोड़ते हैं, मेरी पिटाई करते हैं। मुझे लग रहा है मेरे पास एक मैसेज आया, थैंक यू फॉर चूजिंग जूम, दिस मीटिंग इज ऑन नो लॉन्गर हैज ए टाइम लिमिट। क्या समय पूरा हो गया इस मीटिंग, इसका नहीं जूम का? नहीं वो वो एक्चुअली क्या है कि उसको टाइम को एक्सटेंड कर दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा मेरे पास भी जी आया तो मैंने इसलिए आपसे कह दिया।
तो काशीराम साहब अपने साथियों के साथ बैठे हुए उनसे कह रहे हैं कि 2 लोग मुझे रात को सोने नहीं देते, मुझे पीटते हैं, मुझे तोड़ते हैं, मुझे धक्काशाही करते हैं मेरे साथ। तो सब कार्यकर्ता हैरान हो गए, कहे कि अरे मान्यवर ये कैसी बात कर रहे हैं, कौन है जो आपको परेशान करता है? तो उन्होंने कहा 2 लोग। पहले हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने ऐसे उंगली से इशारा किया हुआ, पार्लियामेंट वो की कहते तरफ। हैं कि वो कहते हैं उठ, कुछ भी कर, कैसे भी कर, संसद पे कब्जा कर, और संसद पे कब्जा करके अपने लोगों का राज स्थापित कर। जी क्यों सोया हुआ है तू, कैसे सोया हुआ है, काशीराम कैसे सो सकता है? तो दूसरे जो शख्स हैं वो हैं संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज। वो ये कहते हैं कि राज स्थापित कर, लोगों का भला कर, मानवता कल्याण के लिए बेगमपुरा राज बसा और भारत में भाईचारा स्थापित कर। ये बेगमपुरा राज पूरे देश में आएगा तो तभी जाके जो है ये देश जो है सोने की चिड़िया बनेगा। तो ये दो महापुरुष मान्यवर काशीराम साहब को नहीं सोने देते थे, अब उनके साथ एक और तीसरे जुड़ गए हैं, जिनको मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं, जिन्होंने फटी बनियान में, साइकिल पे, जी पैदल पूरे देश में मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को जिंदा किया। अब मैं मान्यवर काशीराम साहब के सिद्धांतों पे बहुजन मूवमेंट को और काशीराम साहब को दुनिया तक और भारत के नौजवानों तक ले जाने का काम कर रहा हूँ, उनके कैडर को दोबारा से स्थापित कर रहा हूँ। तो मेरे पास बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मान्यवर काशीराम और मान्यवर काशीराम साहब के साथ रविदास जी महाराज और उनके साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू मंगू राम सिंह मंगोवालिया, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, उसके अलावा नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, वो सब लोग जो है ना हमारे महापुरुष, अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई, वो सब जो है, माँ रमाबाई, माँ फातिमा शेख, वो सब मुझे जो है कहते हैं कि देखो हमने अपना जीवन जो है कुर्बान कर दिया इस समाज के लिए, इस समाज की मजबूती के लिए। हमने तमाम तरह के अपमान सहे, हमने अन्याय सहा, हमने लाठियां खाई, जेलें झेली इस समाज में परिवर्तन के लिए। इसमें नहीं हुआ तो तुम नौजवान, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी समाज का नौजवान अगर जीते जी उस समाज की लड़ाई लड़ता तो वो जीते जी मरे हुए के समान होता। उन्होंने ये भी कहा कि जिस समाज का युवा जीते जी समाज की लड़ाई लड़ता मरकर भी अमर होता है। जैसा आज बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नौजवान होके अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। ये समाज अन्याय सह रहा है और ये अन्याय कर रहे हैं, तुम लोग कैसे, तुम्हारी जवानी का क्या फायदा, तुम लोग सो रहे हो क्या? तुम लोग जो है तुम भी धोखा करने वाले लोग हो। जैसे उन्होंने कहा था 18 मार्च 1956 को कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को आगे लेके आया हूं, इसको पीछे मत जाने देना अगर तुम इसको आगे ले जा सकते। उन्होंने उस दिन ये भी कहा कि मैं सोचता हूं और मैं देखता हूं रोज कि कोई मुझे नजर नहीं आता, कोई इस तंबू का बंबू बन के इस कारवा को आगे बढ़ाए जो मैं चैन से मर सकूं। तो मान्यवर काशीराम साहब ने समझा, तो काशीराम साहब ने बढ़ाया। जब मैंने मान्यवर काशीराम साहब को समझा तो मेरी समझ में बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुष आ गए। तो मैंने उसको भी जो है ना, फिर मैंने उसको तैयार किया कि मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। पाजी अगर MP MLA बनना होता तो कोई पार्टी चुनता, उससे चुनाव लड़ता, बन जाता। कोई एक स्टेट सुनता, एक जिला चुनता, उसमें काम करता। टाइम्स मैगजीन में नाम आया, ये मेहनत की बदौलत आया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता, जसवंत के कार्यकर्ता मेहनत से आया। तो अगर MP MLA बनना है, सुख सुविधाएं लेना होता तो किसी पार्टी को ज्वाइन करके चुनाव लड़ता। बहुत ऑफर थे पूरे देश में। रुके हुए बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को, काशीराम साहब के आंदोलन को चलाना था, इसलिए मूवमेंट चुनी। विधायक बनना सपना नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के सपनों को पूरा करना सपना है और जीवन के आखिरी क्षण तक उस पर कायम रहूंगा। यही एक कार्य है, ना कोई बिजनेस करना है, ना कोई दुकान चलानी, ना कोई व्यापार करना है, ना कोई नौकरी करनी है। अंतिम सांस तक मूवमेंट चलानी है, क्योंकि ये काम एक पीढ़ी में पूरा नहीं हो सकता, तो आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना है। इसलिए नौजवानों को कैडराइज कर रहा हूँ कि वो इस लड़ाई को समझे।
आम का पेड़ लगा रहा हूँ, तैयार होने में समय लगेगा, फल देगा 50 साल, छां भी देगा, इस वंचित वर्ग को शाश्वत बनाएगा। जी केले का नहीं लगा रहा हूँ कि एक बार फल देके खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। एक आजाद साहब सवाल है कि आपने बयान भी दिया था उस पे कि जो अयोध्या है उसको साकेत बनाया जाए, ना कि अयोध्या मंदिर। जी वो आप किस, क्योंकि लड़ाई तो वहां पे थी बाबरी मस्जिद की, जा थी वहां पे राम मंदिर की, बट आपने इन दोनों को खारिज करके आपने बोला कि वहां पे बहुत दम बना दिया जाए, साकेत बना दिया जाए। जी देखिए, लड़ाई तो है मेरी और भाजपा की, जी और जबरदस्ती इसमें हमारे लोग जो है बीएसपी को ले आते हैं, समझ रहे हैं? जी मैं यही जो है ना आपको बताता हूँ। जी हम एक दिन बैठे हुए थे, मेरे पास कुछ बुद्धिस्ट जो हैं भत्ते लोग बनते आए, सम्मानित बनते, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, और मैंने कैडर में भी इतिहास जाना है, मान्यवर काशीराम साहब ने हमें इतिहास बताया कि 2500 साल पहले ये क्या था, जम्बूद्वीप क्या था, और इसमें हमें हम लोग किस किस भूमिका में थे। हम लोग शासक वर्ग थे यहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और वरहदर तक हमारा राज रहा है। और जब आर्टियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहां सर्वे किया और उन्होंने वहां से वो निकाले, तो वहां से भी बुद्ध स्तूप जो है, तथागत बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध विहार से जुड़े संकलन जो है वहां से प्राप्त हुए। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपको आवाज उठानी चाहिए, तो मेरा काम तो यही है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं आवाज उठाऊंगा, तो मैंने आवाज उठाई। लेकिन फिर मैंने उनको एक बात भी समझाई कि दुनिया में गया हुआ धर्म जो भारत से शुरू हुआ, आज वो अगर कमजोर है तो उसका कारण ये है कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं होता, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है। अभी यहाँ बहुजन समाज के लोग जो है ना, वो गुलाम है। वो तो सांस लेने के लिए भी उन्हें सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। संविधान तो है लेकिन उसका कोई आर्टिकल सही रूप से लागू नहीं हुआ। संविधान को चलाने वाले हाथ उस नीति के समर्थक नहीं जिसको बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। मैंने इसलिए तय किया और उनको भी समझाया कि पहले अपना राज स्थापित कीजिए। सत्ता एक साधन है, जब सत्ता आपके पास होगी तो आप अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। इस देश में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में आके कहा कि 5 बजे हम लोग ताली थाली बजाएंगे। पढ़े लिखे लोग ताली थाली बजा रहे थे, उनको ये नहीं पता कि मेडिकल साइंस में ताली थाली बजाने से कोरोना नहीं भागता, ये तो आयुर्वेद में भी नहीं भागता। उन्होंने कहा रात को 9 बजे दीपक जलाएंगे, जी दीपक जलाएंगे। लोगों ने दीपक जलाए, तो ये इसको क्या कहेंगे आप? मूर्खता। मानसिक गुलाम। आप भारत के अंदर जिस भी जगह खोदोगे वहां से आपको बुद्ध मिलेंगे, आप चेक करा के देख लीजिए। तो मेरा काम तो है कि अब मैं लोगों को तैयार करके राजनीतिक चेतना जगा के हम सब लोग मिलके बहुजन राज स्थापित करें, बहुजन स्वराज, अपना राज, और फिर उससे भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करें। बेगमपुरा राज किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा ही है, समाज के लिए। ऐसा चाहूं राज में जो मिले सब अन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरु रविदास जी ने कहा खलास चमारा। क्यों कहा आपको पता है? वो जानते थे कि अगर उन्होंने ये बात नहीं स्पष्ट की तो ये मुझे भी जो है कह देंगे कि ये फलानी जाति के थे। जैसे हमारे महापुरुषों के साथ हुआ है, जिनके हाथ में कलम की ताकत थी, उन्होंने लिख दिया। तो इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर अच्छा करेंगे। तो जो मेरे पास आएगा मैं उसकी आवाज को उठाऊंगा, तार्किक रूप से जानकारी करके फिर मैं उस बात को जरूर उठाऊंगा। एक सवाल आया है कि यदि आपको मौका मिलता है तो आजाद समाज पार्टी यूपी में बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? मैं तो इस पर रोज कहता रहता हूँ, यूपी के लोग, पूरे देश के लोग सुनते रहते हैं कि देखिए, राजनीति मेरी उनसे जो है ना तो व्यक्तिगत कोई लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई। मैं समझता हूं कि दुश्मन के साथ रह के कभी आप अपने मुद्दों पे बात नहीं कर सकते हैं। जी तो मैं ये समझता हूं कि अगर वो चाहें तो हम लोग मिलके लड़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो चाहेंगी नहीं तो मैं समझता हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो विचारधारा की बात करता हूं। मैं तो इसलिए
हम लोग मौका चाहते हैं कि हमें मौका मिले जिससे कि हम उन वर्गों की आवाज उठा सके जिनकी कोई पूछताछ नहीं करता है, जिनकी सरकार में जमीनें दबा ली गई, जिनके घर उजाड़ दिए गए, उनकी बात कौन करेगा। तो मैं उन लोगों के लिए सत्ता चाहता हूं, तो जिसके भी सहारे से मिल जाए। बीजेपी के सहारे से तो नहीं मिल सकती क्योंकि वो तो दीमक है, जहां लगते हैं उसको कमजोर कर देते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं सब लोग कि बीजेपी विरोधी जो भी दल हो, जिसके जी साथ मिलकर हम लोग सत्ता प्राप्त कर सकें और सत्ता में आके कानून बना के अपने लोगों को अधिकार दे सकें, उनके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी आजाद साहब, बातें तो बहुत हैं लेकिन जो समय है वो इजाजत नहीं देता इतनी ज्यादा। लेकिन जाते जाते कुछ समाज को कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल देना चाहूंगा। विदेश के लोग बहुत चिंता करते हैं, मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं। देश जी में भी अच्छे लोग हैं, सब लोग अच्छे ही हैं, लेकिन वो चिंता बहुत करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तन मन धन से आजाद समाज पार्टी का साथ दें, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका राज स्थापित हो, आप चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब का, सतगुरु रविदास जी महाराज का सपना पूरा हो, गुरु घासीदास जी का सपना पूरा हो, जो हमारे महापुरुष हुए उनका सपना पूरा हो, वो कोई भी रहा हो, इसलिए आप लोगों को भी उसमें अपनी भागीदारी करनी पड़ेगी। जो लोग तन से साथ नहीं दे सकते, वो लोग मन से, वचन से, कलम से साथ दें। जो इससे भी साथ देंगे वो धन से साथ दें। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। मैं समाज का सहारा चाहता हूं, उनका इशारा चाहता हूं। किसी पूंजीपति का सहारा लेके मैं मूवमेंट नहीं चलाना चाहता, क्योंकि एक संत जी ने कहा है कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, जी लेकिन चंद्रशेखर आजाद ना बिक सकता है, ना रुक सकता है, ना झुक सकता है। आरोप लगाना आसान है, आरोप तो दुनिया बहुत लगाती है। एक आरोप सिद्ध कर देंगे, एक पैसे का आरोप सिद्ध कर देंगे, राजनीति सामाजिक काम छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। काशीराम साहब को भी CIA का एजेंट कहा जाता था, बहुत कहा गया, उनका चेला हूं, अफवाहों की परवाह नहीं करता। अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका राज स्थापित होगा 10 साल के अंदर। आप देखते जाइए, बस मदद करें इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, और इससे जुड़ के अपने विचार, अपनी रणनीतियां, आपके पास कोई रोड मैप, आपके पास कोई रणनीति हो, कोई विचार हो, उसको भी जो है साझा कीजिए, जिससे कि वंचित वर्ग के लोगों की मूवमेंट जो है आगे बढ़े और उनका राज स्थापित। जी बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब टीवी एशिया पे जुड़ने के लिए। आपने काफी विस्तार में बताया। तो जो समय, वो समय कभी रुकता नहीं है, समय अपनी चाल से चलता रहता है। आप भी बार बार घड़ी देख रहे हैं, आपको भी कहीं जाना है, जी तो कल के उसके लिए भी तैयारी है आपकी। और जी जी से आपको शुभकामनाएं, और टीवी एशिया के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।